हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में जी तोड़ के मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा मिशन क्या है? विलेज लेवल वर्कर एग्ज़ाम। जी हाँ। और उसके अलावा JKSS भी जितनी भी प्लेसमेंट्स कर रहा है, वहाँ पे हमने क्या करना है? ये एग्ज़ाम को पूरी तरह से पास करना है। चलिए, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। हेडिंग आपने देख ही ली है और बात करते हैं क्या हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है और इसका पिछली वीडियो से हमारा क्या रिलेशन आता है। हम क्या कर रहे थे पहले? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे ना। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे लिए हैं। देश किसके ऊपर चलता है? हम लोगों के ऊपर चलता है ना। और जब तक हमें कुछ बेसिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे या बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे तो देश कैसे खुश रहेगा? चलिए बात करते हैं अब आगे उसके सेकंड पार्ट की। हमने जो पिछली वीडियो की थी वो की थी आर्टिकल नंबर 31 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, जो था राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था कि ये रिमूव कर दी गई और इसको बड़ा ही ज़रूरी था रिमूव करना। अगर ये नहीं किया जाता तो कैसे हमारा देश तरक्की करता। अब आता है आज का हमारा टॉपिक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और ये कौन सा है? हमारा आर्टिकल नंबर 32। इसके बारे में एक चीज़ बात बता दूं मैं। फंडामेंटल राइट्स तो ज़रूरी है ही है ना, बट ये फंडामेंटल राइट्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हमारे सोसाइटी में पुलिस नहीं होगी, ठीक है, पुलिस नहीं होगी या आर्मी नहीं होगी, जो देश के लोग हैं उनकी रक्षा कौन करेंगे? ठीक है, स्टेट्स में अगर लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल इंडिया की अगर बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के द्वारा किया जाना था मेंटेन, और हमारी बाउंड्रीज की जो रक्षा कौन करते हैं? आर्मी करती है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको पता ही हमारे देश में कितने अटैक्स हो सकते हैं। उसी तरह बात करते हैं हमारे इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स की। अगर क्या होता है हमारे देश में, कोई सरकार क्या करती है? कुछ गलत लॉ लाती है। जैसे अगर आपको पता ही होगा, किसान आंदोलन बिल जो था, किसान बिल जो था, इसमें क्या हुआ? लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर क्या हुआ? पार्लियामेंट को मजबूरन ये हमारा अपना जो बनाया हुआ बिल जो था वापस लेना पड़ा। यही हुआ था ना। अब बात करते हैं, ऐसा अगर नहीं होता, अगर पार्लियामेंट उसको बिल को ले आती, तो क्या, अब आप मेरे को बताइए, क्या वो बिल वापस लिया जा सकता था या नहीं लिया जा सकता था? क्या हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते थे? वैसे तो हम प्रोटेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी तरह से परमिशन देता है कि आप जिस तरह की मर्जी मूवमेंट कीजिए, जिस तरह का मर्जी प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपको पूरी तरह से परमिशन दे रहे हैं। बट आपको एक चीज़ पता होगी, या आप ये बेसिक जानते भी होंगे, अगर किसान बिल अगर बीजेपी की सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता, तो हम उसके बाद क्या करते? सुप्रीम कोर्ट में जाते ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाते ना। हर किसी को पता है सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका बेसिक या मौलिक अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका बेसिक और मौलिक अधिकार है, और ये उनसे कोई नहीं छीन सकता है। कोर्ट में हम कभी भी जा सकते हैं ना। कोई भी पर्सन अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 32 वही है। क्या होता है जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं ना आपसे, या वो उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तब आप क्या करते हो? कोर्ट्स में जाते हो ना। और वो जो कोर्ट्स में जाने वाली आपकी पावर है, वो आती है आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पता चल गया आपको? तभी इसकी हाइडिंग क्या आती है? हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब राइट टू द रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब भी आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाएगा, तब आप क्या करोगे? कोर्ट्स में जाओगे। और कौन सी कोर्ट आएगी? वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। स्टेट्स में सबसे बड़ी हाई कोर्ट होती है और वहाँ पे होती है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? रिट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए लगाती है, और वो 5 टाइप की है। ठीक है, और यही पावर हाई कोर्ट के पास भी है, बट उसके लिए आर्टिकल चेंज आएगा, वो आएगा आर्टिकल नंबर 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रही बात इसकी। अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। हमारे BR अम्बेडकर ने इसको समझाते हुए, आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझाते हुए खुद ही कहा था कि दे आर द हार्ट एंड सोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, BR अम्बेडकर ने क्या कहा था?
कि जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है, दे आर द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए ना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए जो फंडामेंटल राइट लाया गया है वो अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है। द राइट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इज ए फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। तभी ये हमारा बड़ा ही ज़रूरी आर्टिकल आता है। अब एक चीज़ याद रखना, इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, रिट्स लगाती हैं फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसको लिया कहाँ से गया हुआ है, जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये लिया कहाँ से हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, इंग्लैंड से। ठीक है। या ब्रिटेन कीजिए, या इंग्लैंड कहिए, या ब्रिटेन कहिए, या यूके कहिए, तो हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है। और इंग्लैंड में इसको क्या कहा जाता है, प्रेरोगेटिव लॉस। ठीक है। प्रेरोगेटिव लॉस, सॉरी, दे आर कॉल्ड एट प्रेरोगेटिव लॉस। और एक चीज़ याद रखना, ये जो प्रेरोगेटिव लॉज है ना, ये हमारे वहाँ पे इंग्लैंड में किसके पास आती है, किंग के पास। बट आपको पता ही है हमने क्या किया हुआ है, सारे जो भी सोर्सेज हैं वो किए हुए हैं बोरो। हमने वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, हमने भारत की सिचुएशन के हिसाब से उनको डाला हुआ है। तभी क्या किया गया, ये जो पावर थी प्रेरोगेटिव लॉज वाली, ये हमने किंग से लेकर इंग्लैंड वाले से हमने दे दी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, जब आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाएंगे, आप क्या करोगे, कोर्ट्स में जाओगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट्स लगाएगी अपने फंडामेंटल राइट्स को या आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। फिर उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, पार्लियामेंट जो है खाली हाई कोर्ट को छोड़ के, हाई कोर्ट्स को छोड़ के ना और किसी कोर्ट को भी पावर दे सकती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, मुंसिफ कोर्ट हो गया, इनको पार्लियामेंट पावर दे सकती है कि अब आप क्या करोगे, अब से आप भी रिट्स लगाओगे। ठीक है। यहाँ पे वो आ ही गया, क्योंकि हाई कोर्ट्स को ये पार्लियामेंट क्यों नहीं पावर दे सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आगे ही सुप्रीम हाई कोर्ट्स को हमारे आर्टिकल नंबर 226 के तहत ये वाली पावर्स दी हुई हैं। ठीक है। अब एक चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ आएगी आपकी, कल मैंने आपको बताया था ना फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आपके छीन जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो आर्टिकल नंबर 32 आपका कब छीना जाता है, जब हमारे देश में क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके छीन लेते हैं। इसमें से आपको बता दूं 358 के आर्टिकल के तहत क्या होता है, आर्टिकल नंबर 358 के तहत आपका आर्टिकल नंबर 19 राइट टू फ्रीडम जो है ये पूरी तरह से हो जाता है ख़त्म। ठीक है। एक चीज़ ये आ गई। और आर्टिकल नंबर 359 के तहत क्या होता है, आपका आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट में जाने की या हाई कोर्ट में जाने की, रिट्स लगवाने के लिए, वो आपसे ले ली जाती है। ठीक है। इतना हो गया। और अब आपको एक चीज़ और बता दूं, 1950 की अगर बात की जाए ना, 1950 से पहले, 1950 से पहले कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, खाली ये ही 3 हाई कोर्ट्स थी जो इन रिट्स को लगा सकती थी। बट 1950 के बाद जब हम पूरी तरह से रिपब्लिक हो गए, हमारी हाई कोर्ट फुल फ्लैज काम करना शुरू होगी, तो हमने क्या कर दिया, ये पावर्स सारी हाई कोर्ट्स को दे दी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी तरह की रिट्स आती है अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ये नाम भी याद रखने हैं और इनको अच्छी तरह से घोट लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, मतलब ये रिट्स के ऊपर एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। सबसे पहले आता है हिबियस कॉर्पस। ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा हिबियस कॉर्पस। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है या लैटिन टर्म में इसका क्या मीनिंग आएगा, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है। टू हैव द बॉडी, अगर इसको समझना ना, छोटी सी अगर आपको बादशाह में समझाना हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एक कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है या तो पुलिस वाले को, क्योंकि क्या होता है, पुलिस वालों ने जब पर्सन को डिटेन किया होता है तो उन्होंने उनको कोर्ट में पेशी करवानी होती है ना,
तो जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हीबियस कॉर्पस की रिट हमारे जज के द्वारा लगाई जाती है। वो क्या कहते हैं कि पर्सन को जो पर्सन है उसको पहले मेरे सामने लाओ, ठीक है, उसको मेरे सामने लाओ, तब मैं वहाँ पे एग्जामिन करूँगा कि क्या वो पर्सन के ऊपर जो आपने क्राइम्स लगाए हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, और वो लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन भी देखते हैं, ठीक है। वो उसी समय क्या कर सकते हैं, उसी पर्सन को जिसको अंदर किया हुआ है पूरी तरह से फ्री कर सकते हैं, ठीक है, जब उनको लगेगा कि ये डिटेंशन जो है पूरी तरह से इलीगल है। अब एक चीज़ याद रखना, जो हीबियस कॉर्पस की रिट है ना, ये पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के ऊपर लगाई जा सकती है। जैसे आप किसी से बेगार करवा रहे हो, ठीक है, बेगार या फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी अगर आप करवा रहे हो, तब आपने क्या किया होगा, उस पर्सन को अंदर ही रखा होगा ना, तो तब भी ये वाली रिट लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद जब डिटेंशन जब लॉफुल होगी ना, तब ये रिट नहीं लगाई जा सकती। जब पुलिस वालों ने वहाँ पे बताया होगा कि इस पर्सन के ऊपर कुछ सीरियस चार्जेस है, जैसे मर्डर का हो गया या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है, तब आप पूरी तरह से वो रिट नहीं लगा सकते हो। दूसरा आता है जब आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया होगा, जब आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया होगा ना, या लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट किया होगा, तब आपके ऊपर ये रिट नहीं लगा जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब डिटेंशन किसी और आगे कोर्ट ने ये की होगी ना, जब किसी कोर्ट ने अगर आपको जेल में पहले ही डाल दिया हुआ है, तब ये रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस नहीं लगाई जा सकती है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट या छोटी कोर्ट कभी भी ये वाली रिट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर उनकी जुरिसडिक्शन से ये बाहर हो रहा होगा ना केस, तब ये वाली रिट नहीं लगाई जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं, दूसरी कौन सी रिट आती है। जो हमारी दूसरी रिट आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ आर्टिकल नंबर 32 में, वो आती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब इसको अगर आपने समझना है, इसको मैं छोटी टर्म में बता देता हूँ क्या इसका मतलब होता है। अब क्या है, कोई पर्सन है या एक पुलिस वाला है, आप वहाँ पे क्या करने गए, अपनी एक कंप्लेंट करवाने गए या एफआईआर करवाने गए, ठीक है, एफआईआर करवाने गए। ये खाली एक पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं होगी, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक छोटी सी कोर्ट में जा रहे हो, पहले पुलिस वालों का ही बताता हूँ। आप क्या करवाने गए हो, एफआईआर, बट वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो आपकी एफआईआर को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप 1-2 दिन गए, आप दुखी हुए, फिर उसके बाद उनके सुपीरियर ऑफिसर्स के पास चले गए, जैसे आप डीएसपी के पास गए, एसएसपी के पास गए, बट वो भी आपकी जो है रिट के मतलब एफआईआर नहीं एंटरटेन कर रहे हो। फिर आपको एक चीज़ रियलाइज होगी, यार अब क्या है, मैं इस डिपार्टमेंट में ये वाला काम नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब जैसे अगर मैं डीएसपी तक चला गया, एसपी तक चला गया, तो मैं यहाँ पे फेल हुआ अपनी एफआईआर करवाने के लिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ कोर्ट में सीधा, ठीक है। कोर्ट में तो जाया जा सकता है ना, तो कोर्ट वाले फिर वहाँ पे क्या करते हैं, मैंडेमस रिट लगाते हैं। वो वहाँ पे डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से वार्न करेंगे कि आप अगर अपना काम नहीं कर रहे हो तो काम करो, क्योंकि मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। ऐसे क्या होता है, हमेशा सुपीरियर्स ऑर्डर करते हैं ना, या मिनिस्टर्स ऑर्डर करते हैं तो 2 मिनट में काम हो जाता है, बट मैंडेमस रिट के द्वारा कोर्ट कहती है मैं काम कर रहा हूं, अगर अब आपने काम नहीं ना किया तब फिर देखो मैं क्या करता हूं, ठीक है। आगे समझ। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब आगे जो लिखा हुआ वो है सारी फॉर्मेलिटी। किसी कोर्ट के द्वारा ये कमांड की जाती है पब्लिक ऑफिशियल्स के पास, ठीक है, अगर अब वो काम अपना नहीं सही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये और किसके ऊपर लग सकती है, किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट के ऊपर भी लगाई जा सकती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के ऊपर भी लगा सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आई एम कमांडिंग यू, मैंडेमस की रिट के द्वारा मैं आपको कमांड कर रहा हूं कि काम करो। बट एक चीज़ याद रखना, ये कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के ऊपर रिट नहीं लगाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एयरटेल का एएसएम है, ठीक है, एयरटेल का एएसएम है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, आपने उसको बोला यार हमारे यहाँ पे गांव में टावर नहीं आते, तो क्या करो यहाँ पे टावर लगवा दो एक, तो एयरटेल वाले क्या कर रहे हैं, आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो, कोर्ट उसके मैटर्स में नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं, ये मैंडेमस रिट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी नहीं लगाई जा सकती है, और गवर्नर्स के ऊपर भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, कल आपको कराया ना मैंने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसी तरह प्रेसिडेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, या गवर्नर्स को ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप अपना काम नहीं सही कर रहे हो, काम करो, ठीक है। और उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनके ऊपर भी मैंडेमस रिट नहीं लगाई जा सकती है। जस्टिस के ऊपर लगा सकते हैं, बट आप चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं लगा सकते हो।
चलिए अब आगे बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? रोकना, टू फॉरबिड, ठीक है, टू फॉरबिड। अब इसमें क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट को लगाएगी, या हाई कोर्ट क्या करेगी? मुंसिफ कोर्ट्स वगैरह को लगाएंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है? हायर कोर्ट्स वो हमेशा लोअर कोर्ट्स को रिट लगाते हैं प्रोहिबिशन, जिसमें क्या किया जाता है कि आप अपना काम गलत कर रहे हो, मैं आपको ये काम करने से रोक रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद किस किस के ऊपर लगाया जा सकता है? जुडिशियल या काजी जुडिशियल अथॉरिटीज, बट ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। इनके ऊपर कौन सी रिट लगेगी? रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक है, इनके ऊपर रिट ऑफ मैंडेमस लगेगी। जैसे डीसी हो गए, ठीक है, डीसी हो गए, इनके ऊपर भी रिट नहीं लगाई जा सकती। बट अगर एक मैजिस्ट्रेट की बात की जाए, मैजिस्ट्रेट के ऊपर जो है ये रिट प्रोहिबिशन पूरी तरह से लगाई जा सकती है, ठीक है। आगे समझ क्या हुआ? प्रोहिबिशन का मतलब है कि मैं आपको रोक रहा हूं ये काम करने से, ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से रोक रहा हूं काम करने से। और फिर क्या है? कोई भी तरह का कोर्ट का बंदा होगा ना, उसको काम करने से रोका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। और क्या है? आईएएस आईपीएस के ऊपर ये वाली रिट नहीं लगाई जा सकती, उनके ऊपर मैंडेमस की रिट लगाई जाएगी। फिर आता है सैरिटोरी, ठीक है, सैरिटोरी रिट आती है। सैरिटोरी का मतलब क्या आता है? टू बी सर्टिफाइड, किसी को सर्टिफिकेशन देना, ठीक है, किसी को सर्टिफिकेशन देना, या टू बी इन्फॉर्म्ड, या उनको इन्फॉर्म करना। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? एक चीज याद रखना, प्रोहिबिशन और सैरिटोरी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। लिंक कैसे? अब बात करता हूं। वहां पे भी हायर कोर्ट्स थी, लोअर कोर्ट्स थी, यहां पे भी हायर कोर्ट्स आएंगी, लोअर कोर्ट्स आएंगी। अब देखो, जैसे अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एक आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसके तहत पता क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ही खाली स्टेट वर्सेस स्टेट को एंटरटेन कर सकते हैं, ये खाली सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, ठीक है। स्टेट और दो स्टेट्स का अगर पंगा होगा ना, वो खाली सुप्रीम कोर्ट ही लेगी। जैसे अगर बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू और पंजाब में पंगा पड़ जाता है, किसके लिए? लखनपुर के लिए, ठीक है। जम्मू और पंजाब में अगर लखनपुर के लिए पंगा पड़ता है, और पंजाब वाले कहते हैं लखनपुर हमारा है, जम्मू वाले कहते हैं हमारा है, तो वो वाला केस J&K हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, J&K हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। अब उसी को यहां पे करते हैं। अगर JK हाई कोर्ट उसको ले लेती है ना, पहले क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उनको रोकेगी प्रोहिबिशन की रिट से, ठीक है, प्रोहिबिशन की रिट से रोकेंगी कि आप ये अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम कर रहे हो, और आई एम रिमाइंडिंग यू दैट यू डू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। एक चीज आ गई, बट यार सुप्रीम कोर्ट के कहने से पंगा थोड़ी ना खत्म हो गया। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको, तो हाई कोर्ट को बोला ना कि ये वाला पंगा जो है आप नहीं लो, बट लड़ाई जो है जम्मू और पंजाब में वो तो अभी भी है, तो फिर वो केस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वो वाला अगर वो केस चल भी रहा था, अगर हाई कोर्ट में चल भी रहा था ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ ले लेती है, और वो सैरिटोरी की रिट लगाएगी अपनी इंफीरियर कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक तो ट्रांसफर किया जाएगा केस जो पेंडिंग है, ठीक है, या अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया था, उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके भी अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया था ना, तो ये उस ऑर्डर को भी स्क्वैश करते हैं, या पूरी तरह से केस को खत्म कर देते हैं वो वाले, क्योंकि वो अपने अंडर उस केस को ले लिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? जो हमारी सैरिटोरी की रिट होती थी ना, वो खाली जुडिशियल लिमिट्स के अंदर ही लगती थी। जैसे कोर्ट्स होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लगाएगी, और हाई कोर्ट क्या करेगी? अपनी इंफीरियर कोर्ट्स को लगाती है ना, जैसे मैजिस्ट्रेट ऑफिस को लगाती है। बट 1991 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि सैरिटोरी रिट जो होगी ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर भी लगाई जाएगी। जैसे डीसीस होते हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हो गए, या बाकी अथॉरिटीज होंगे ना, जैसे तहसीलदार वगैरह हो गए, उनके ऊपर भी ये वाली रिट अब से जो है लगाई जा सकती है आफ्टर 1991। अब आता है सबसे लास्ट में क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। हाँ भाई, आया कैसे तू, ये मतलब है इसका। कोर्ट पूछेगी उससे दाड़ा मार के कि तू भाई आया कैसे, मेरे को ये तो बता। अब इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे 2022 अभी चल रहा है ना, और 2022 में आपको पता ही है JKPSI का एग्जाम हुआ है, ठीक है, JKPSI का एग्जाम हुआ है।
अब होपफुली अगर जब रिजल्ट निकल जाएगा 2023 में क्या होगा, 2023 में इनकी ट्रेनिंग होगी और 2024 के जनवरी महीने इनकी हो जाएगी प्लेसमेंट्स। मतलब कि 2024 का इनका बैच बन जाएगा एसआई का। 3-4 साल के बाद क्या होता है, एक ऐसे ही कहीं पे पार्टी में ना 2 सब इंस्पेक्टर मिलते हैं आपस में। उसने भी अपनी वर्दी पहनी हुई थी, उसने भी अपनी वर्दी पहनी हुई थी। अब देखो ना, वर्दी वर्दी को खींचेगी। वो दोनों सब इंस्पेक्टर क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, हाँ भाई क्या हाल है तेरा, ये वो ऐसे बात करेंगे, अपने थाने की बातें करेंगे, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ। फिर क्या होता है, दोनों या एक बंदा दूसरे से पूछ लेता है तेरा बैच कौन सा है, वो बोल देता है उसको 2024 वाला, मेरा भी 2024 वाला, उसका भी 2024 वाला। फिर वो उससे पूछता है, जो बंदा लीगल था वो उससे पूछता है यार अगर तू 2024, मेरा सेम बैच है, तो फिर बता कहाँ से पास आउट हुआ है। वो कहता है मैं कहाँ से हुआ हूँ, कठुआ से पास आउट हुआ हूँ। ठीक है, वो क्या कहता है, मैं कठुआ से पास आउट हुआ हूँ। अब यार मैं सोचता हूँ यार, कठुआ से अगर ये पास आउट हुआ है, मैंने इसको देखा क्यों नहीं है, जबकि वहाँ पे 300 ही बंदे खाली आए थे ट्रेनिंग के लिए। अगर आप 300 बंदों के नाम नहीं जान सकते, बट आप उनकी शक्लें तो याद रख सकते हो ना, आप उनके फेसेस तो याद रख सकते हो। तो फिर उसको थोड़ा लगता है कि केस थोड़ा ख़राब है। इतनी देर में क्या होता है, वो बंदा भी अपनी नज़रें बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है उनके क्वेश्चन से बचने के लिए। फिर मेरा भी माथा ठनकता है कि यार इस बंदे ने गलत किया हुआ है, मेरे को पता कराना चाहिए। तो वो क्या करेगा, फिर करेगा उसके ऊपर कोर्ट केस। ठीक है, वो करेगा कोर्ट केस। फिर कोर्ट अपने बिहाफ पे, कोर्ट अपनी तरफ से उस बंदे से पूछेगी, हाँ भाई अब बता तू तेरी जॉब लगी कैसे, अगर 2024 में लगी है तो कैसे लगी है, बता मेरे को। ठीक है, ये वही है। ये कहता है कि आपकी लीगैलिटी जो है, आपने क्लेम अगर कर रहे हो किसी पोस्ट के ऊपर, तो बताइए कैसे आया। और ऊपर से क्या होता है, अगर आपकी प्रमोशन हुई है किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आपकी प्रमोशन हुई है, अगर आपकी प्रमोशन पेंडिंग थी 2 साल के बाद अगर होनी थी, अगर 2 साल पहले अगर आपकी प्रमोशन हो रही है, तो कैसे हो रही है वो बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए। अब ये किसी भी ये रिट जो है किसी भी डिपार्टमेंटल बंदे के ऊपर लगाई जा सकती है, और यहाँ से होता है हमारा रिट्स वाला आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल नंबर 32 हो जाता है ख़त्म। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 33 की, आर्टिकल नंबर 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 33 को क्या कहा जाता है, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, ये कहता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस आर स्क्वैश्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप जॉब में आ गए हो, आर्मी की जॉब में आ गए हो ना, तब आपकी अभिव्यक्ति आज़ादी, जैसे प्रोटेस्ट करने की, एसोसिएशन बनाने की, मतलब कि आर्टिकल नंबर 19 जो है पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब यूनियन ऑफ इंडिया के क्या हो गए, पार्ट बन गए हो ना, तो आपका ये वाले जो आपके पास पावर्स हैं कि आप प्रोटेस्ट करो या कुछ भी करो, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और आर्टिकल नंबर 33 क्या है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और ये क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है फिर उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, दे रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ देन मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और उनके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी होगी। इन सब के फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जिसकी वजह से एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 33 को यूज़ करके ही पार्लियामेंट ने क्या किया था, आर्मी एक्ट। ठीक है, आर्मी एक्ट लाया 1950 में। ठीक है, 1950 में आर्मी एक्ट लाया गया, नेवी एक्ट लाया गया 1950 में, मतलब ये सब 1950 में ही आए थे। एयर फोर्स एक्ट आया, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट आ गया 1966 में, ये लाया गया था। ठीक है, 1966 में ये लाया गया था। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट लाया गया, ये भी 1966 में। और ऐसे ही कई ज़्यादा जो है एक्ट्स लाए गए।
इसमें क्या होता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप जो है किसी भी तरह की ट्रेड यूनियंस हो गए या पॉलिटिकल यूनियंस या प्रोटेस्ट वगैरह आप नहीं कर सकते हो हमारे इंडिया में जब आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहा जाता है मार्शियल लॉ। ठीक है, मार्शियल लॉ कहा जाता है एंड फंडामेंटल राइट्स, मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या कहता है, जब आर्टिकल नंबर 34 होता है तब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन क्या होता है, जब हमारे देश में क्या होता है, आर्मी रूल लगा होता है। ठीक है, आर्मी रूल लगा होता है। जब आर्मी क्या करती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाई जाती है, तब वहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब ये आप एक चीज़ याद रखना, ये इमरजेंसी के साथ नहीं मिलती है। ठीक है, इमरजेंसी के साथ नहीं मिलती है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शियल लॉ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मार्शियल लॉ इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका नेचर जो है हमारे मार्शियल लॉ के साथ ही डील करता है। ठीक है, और इसको ब्रिटेन से लिया गया है, ये वाला लॉ भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ब्रिटेन में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, इंग्लिश कॉमन लॉ। चलिए, अब एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 34 जो है ना, पार्लियामेंट को एक तरह का बंदिश भी देता है या रिस्ट्रिक्ट करता है उनको। तो उन्होंने क्या करना है, हमेशा इंडेमनीफाई, मतलब उन्होंने क्या करना है, किसी को रिवॉर्ड देना है। अब रिवॉर्ड किसको देना, उस पर्सन को जिसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में की मदद। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जब मार्शल लॉ वहाँ पे स्टेट में लगा हुआ था, तो वहाँ पे आर्मी वालों की क्या किया, मदद की उन्होंने। ठीक है, तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, या तो कैश रिवॉर्ड या उनको जॉब वगैरह देनी ही पड़ेगी। और ये जो है, अगर पार्लियामेंट क्या करती है, किसी को अगर कंपनसेशन देती है या इंडेमनीफाई करती है, तो वो किसी भी कोर्ट में आप क्या है, चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला, यू डू नॉट हैव टू टेक इट एज ए नेशनल इमरजेंसी। जो हमारा मार्शल लॉ है ना, वो नेशनल इमरजेंसी से बिल्कुल अलग है। अब इसके थोड़े कुछ फ़र्क करते हैं। आर्टिकल नंबर 34 क्या है, हमारा मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ है ये। और ये हमारा आर्टिकल नंबर 352 क्या है, हमारा नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। चलिए अब इनकी बात करते हैं, क्या क्या इनमें फ़र्क आएंगे। दो चार आपको बताता हूँ, जिससे आपको इसकी नेचर बिल्कुल पूरी तरह से पता चल जाएगी। इसमें क्या होता है, इट इफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट ही इसमें खाली जो है ख़त्म होते हैं। ये इसमें तो फंडामेंटल राइट इफेक्ट होते ही हैं, बट उसके साथ साथ सेंटर स्टेट रिलेशन भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बट ऑल्सो सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, स्टेट्स की पावर्स खत्म हो जाती है ना, तभी सेंटर स्टेट रिलेशन जो है इफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा मार्शल लॉ है ना, ये क्या करता है, सस्पेंड करता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट उस समय पूरी तरह से सस्पेंड कर देता है, या उसके साथ साथ कोर्ट्स वगैरह भी। ठीक है, बट ये जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, इट कॉन्टिन्यूज द गवर्नमेंट। ठीक है, इट कॉन्टिन्यूज द गवर्नमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हमारे स्टेट में क्या होती है, सरकार होगी ना, वो खाली मतलब एक नाम की रह जाती है। मतलब वो सेंटर के ऊपर कोई लॉ तो नहीं कर पाएंगे, बट वो ये भी नहीं है कि उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, जैसे सीएम की पोस्ट से ख़त्म कर दिया जाएगा उनको। ऐसा कुछ भी हमारे वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में नहीं होता है। बट अगर किसी स्टेट में मार्शल लॉ लग गया, या पूरे देश में अगर मार्शल लॉ लगा ना, तो वहाँ पे पार्लियामेंट या गवर्नमेंट पूरी तरह से हो जाती है सस्पेंड। ठीक है, फिर उसके बाद ये कब लगती है, ये कब लगती है, जब रिस्टोर करना होता है, हमने रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है ना, तब हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, ये मार्शल लॉ लगाया जाता है।
ठीक है, बट ये खाली ओनली इन केस ऑफ, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी है। ये कब लगती है? वॉर, ठीक है, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिविलियन, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इससे आपको मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी का पता चल गया। एक दो चीज़ें अगर छूट गई हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मार्शल लॉ है ना, वो हमेशा एक स्पेसिफिक एरिया कंट्री के जो है लगता है, जैसे स्टेट में ही लगाया जाएगा। बट जो नेशनल इमरजेंसी है ना, पूरे देश में तो लगती है, बट कभी कभी किसी पार्ट में भी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो यहां से हमारा पूरी तरह से अब होता है फंडामेंटल राइट्स खत्म, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है। और आज जो हमने सबसे ज़रूरी किया वो क्या किया? आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने क्या करना है? पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है, पूरी वीडियो को देखना है, जिससे आपको आर्टिकल नंबर 32 से कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में आपने क्या करना है? अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और लगता है कि किसी का भी इससे बेनिफिट होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए? हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। और एक और चीज़, VLW की आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी अब, ठीक है, फ्री क्लासेस, मैथ्स वगैरह सब कुछ उसमें होगा, ठीक है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS तो आपको पढ़ा ही रहे हैं हम, ठीक है, सब कुछ आपको करवाया जाएगा, कंप्यूटर्स भी करवाया जाएगा। तो आपने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ दोस्तों को जोड़ना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पे आपका सारा कंटेंट जो है अपलोड हो जाएगा। जितनी भी PDFs आपके लेक्चर्स की होंगी वो सारी वहाँ पे जाएंगी, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।